सुप्रभात प्रिय बच्चे। आज हम लोग पाठ संख्या 7 शीर्षक अपने पराये पाठ को नियमित करेंगे, क्योंकि पिछले क्लास में और क्लास टेस्ट के बाद आपका नया चैप्टर शुरू नहीं हुआ था। ये आपका शायद अगला चैप्टर होगा। तो इस पाठ में सबसे पहले कवि का संक्षिप्त जो परिचय दिया हुआ है, लेखक का, कवि का नहीं, लेखक का, उसके संदर्भ की हम चर्चा थोड़ा करेंगे। भगवती प्रसाद द्विवेदी, लेखक का नाम है भगवती प्रसाद द्विवेदी। श्री भगवती प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1 जुलाई 1955 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बलिया के दलछपरा गांव में हुआ था। संयोग है, देखिए 1 जुलाई 2021 भी आज है। आज हम लोग पाठ इनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर शुरू कर रहे हैं। इस महान जो लेखक हैं, इनके प्रति हमारी एक संपूर्ण जो आत्मिक शुभेच्छा है उसको भी हम प्रस्तुत करते हैं। तो गांव का नाम बलिया दलछपरा है। इन्होंने बच्चों के लिए कई कहानियाँ, उपन्यास, कविताएं आदि लिखी हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं शिकारी की सूझबूझ, जंगल में मंगल, बाल उपन्यास, नन्हे गीत, अक्षर गीत, गीत खुशी के, गीत प्यार के, आओ मिलकर गाएं, बाल कविता संग्रह, हम बच्चों पर अत्याचार, आदमी की खोज, एकांकी संग्रह आदि। इन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। वास्तव में हिंदी साहित्य के एक संपूर्ण लेखक हैं। हमारा जो पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश है, उस पड़ोसी प्रदेश के बलिया जो जिला है, उसमें एक दलछपरा नाम का गांव है। वहीं पर इनका जन्म हुआ। इन्होंने साहित्य के सहयोग करने के लिए अपना जीवन को तपस्वी की भांति तप किया। स्वाभाविक रूप से ये बच्चों की कहानियों को बड़े ही उपयुक्तता के साथ लिख कर के लोगों के सामने प्रस्तुत करने का प्रयत्न और प्रयास किए हैं। कविताएं जो इन्होंने लिखी, उपन्यास उनके लिए जो लिखा, उनके लिए जो गीत लिखा, उनके लिए जो कहानियाँ लिखी, वास्तव में बड़े ही प्रासंगिक, मार्मिक और माधुर्य से युक्त है, जिसे बच्चे पढ़ कर के आत्मसम्मान से गौरवान्वित होते हैं, गर्व महसूस करते हैं। प्रस्तुत जो कहानी है, जिसका शीर्षक है अपने और पराये, यह एक बड़ी ही मार्मिक कहानी है, संवेदनाओं पर आधारित कहानी है। और आज मनुष्य का जो जीवन और सोच बिल्कुल संक्षिप्त हो गया है, संकीर्णता में बंध गया है। लेखक प्रस्तुत कहानी के द्वारा इस बात से लोगों को अवगत कराना चाहते हैं कि चाहे परिस्थिति अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, हमें निश्चित रूप से अपने पराये के भेदभाव को मिटाकर संपूर्ण परिवार, मानव और देश की सेवा के लिए अपने आप को अर्पित करना चाहिए। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पराया कुछ नहीं होता। हमारे मन के भाव अपने पराये में विभक्ति पैदा करते हैं, विभक्त करते हैं। ऐसे भाव को यदि हम छोड़ दें तो वास्तव में हमें वे लोग भी अपने जैसे ही महसूस होते हैं, जिनको हम पराये कह करके छोड़ देते हैं। और तब
जब परिस्थितियाँ बहुत ही प्रतिकूल हों, विषम हों, दुखद स्थिति में लोग हों, वैसे समय में यदि किसी का हम बिछोह करते हैं, किसी को पराये के भाव से देखने का प्रयत्न और प्रयास करते हैं, तो यह कम से कम मानवता के लिए एक कलंक की बात है। लेखक इन सारी बातों को एक घटना से समझाया है। क्या घटना है? इस कहानी में जब दुर्घटना के बाद घायलों के परिजन केवल अपने परिचितों को ढूंढने और बचाने की कोशिश करते हैं, तब राजीव अपने भाई के अतिरिक्त अन्य घायलों की चीख पुकार सुनकर विचलित हो जाता है। कहानी के विभिन्न पात्रों द्वारा लेखक ने पारिवारिक स्नेह, कर्तव्य निष्ठा और सेवा भाव जैसे भावों को उजागर किया है। वास्तव में जहाँ हम लोग हैं, यहाँ पर ही बड़का काना से पटना के लिए पलामू एक्सप्रेस चलती है। शायद यह कहानी पूर्ण रूप से काल्पनिक है, हमें जहाँ तक लगता है, क्योंकि पलामू आज तक दुर्घटनाग्रस्त हुई शायद नहीं है, जहाँ तक मेरी जानकारी है। लेकिन यहाँ पर जिस विषय वस्तु को उजागर किया गया है, उसमें दुर्घटना की बात की गई है। यह शायद यथार्थ से परे बात रही हो, लेकिन जिस प्रकार से लेखक ने कहानी को एक नया रूप प्रदान किया है, उसमें जो सजीवता लाया है, वास्तव में वह लेखक अपने आप में सर्वश्रेष्ठता के द्योतक है। लेखक ने इसे पलामू जो बड़का काना से पटना चलती है, उसके संदर्भ की चर्चा करते हुए दुर्घटना की बात की। उसमें एक पात्र है राजीव, जो सगे संबंधी को खोजने के लिए घायलों या जो मरे हैं उनके बीच में जा कर करके अपने को खोजने का प्रयास उसके परिवार के अन्य लोग करते हैं। लेकिन जब वहाँ पर वह देखता है स्थितियाँ बड़ी ही विषम हैं, प्रतिकूल हैं, तब उसके मन में एक भाव पैदा होता है, सभी लोग सिर्फ अपने को ही क्यों खोजते हैं? स्वाभाविक बात है। आप एक कहानी है यशपाल जी का दुख का अधिकार पढ़िए, उसमें आपको बताया जाएगा। लेखक ने स्वयं इस बात को स्पष्ट रूप से हमें बताने का प्रयास किया है कि दुख भी लोग अपने अपने ढंग से व्यक्त करते हैं, उनको मनाने का, शोक व्यक्त करने का अपना एक अधिकार प्राप्त है। एक धन्य धान से संपन्न व्यक्ति जिसके सिरहाने पर डॉक्टर नर्स लगे हुए रहते हैं, उसको दुखित भाव को लोगों के सामने प्रस्तुत करने का एक अलग प्रक्रिया है। लेकिन वही जो दरिद्र गरीब अनाथ लाचार बेबस लोग हैं, उनके पास धन का अभाव है, उनके पास डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, विधि नहीं है, व्यवस्था नहीं है, उसको दुख मनाने का एक अलग अधिकार है स्वाभाविक रूप से। इस समय में यदि हम अपनों को ही खोजें तो पराये शायद कुछ ऐसे भी होंगे जिनका कोई परिवार नहीं होगा, जिनका शायद कुछ परिवार भी होगा तो उससे अकाल मृत्यु में मर गए होंगे, अकेला बचा होगा। उसका दुख आखिर कौन बांटेगा? उसके साथ कौन खड़ा होगा? ये बात सोचनी है। लेखक ने निश्चित रूप से इस विषम और प्रतिकूल परिस्थिति को यह समझाने का प्रयत्न और प्रयास पाठकों को किया है कि हमें उन्हें भी अपना परिवार का एक सदस्य मानकर उनके प्रति स्नेह का भाव, और हमारा भी एक दायित्व है, कर्तव्य है कि जो ऐसे लोग हैं उनके प्रति एक ऐसा व्यवहार अपनाएं जिससे उनके मन में जो व्यथा है वह थोड़ी सी कम हो जाए। साथ ही साथ मानव होने के नाते हमारी मानवता समाप्त नहीं होनी चाहिए। हमारे मन में जो दूसरों के प्रति सदा का, स्नेह का, अपनत्व का, आत्मीयता का भाव है, उसे भी निश्चित रूप से रखने का प्रयत्न और प्रयास करना चाहिए। और जब ऐसी विषम परिस्थिति में मानवता को यदि हम स्पष्ट रूप से लोगों के सामने प्रस्तुत नहीं करते तो मानव होने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए लेखक ने हमें समझाया है कि कम से कम दुर्घटनाग्रस्त लोगों के बीच में, अकालग्रस्त
पीड़ित लोगों के बीच में, या जो बाढ़ की विभीषिका में जो लोग होते हैं उनके बीच में, या किसी भी प्रकार की प्राकृतिक या किसी प्रकार की आपदा के समय यदि हम अपनों को सिर्फ खोजें तो पराये के लिए कौन होगा। इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मानव होने के नाते उनके साथ पारिवारिक स्नेह, कर्तव्य निष्ठा और सेवा भाव के साथ अपने आप को जीने का प्रयत्न और प्रयास करें। यदि हम ऐसा करते हैं तो मानवता की सबसे उत्कृष्ट भाव व्यक्त करने का एक सुनहला मौका हमें प्राप्त होगा और हम उत्कृष्ट मानव बन करके लोगों के प्रति अपना सब कुछ अर्पण कर पाएंगे। तो अगले क्लास में अन्य बातों को नियमित किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।